students, so this is last topic of chapter number 2. Last time we have seen the application of the dimensional analysis. हमने एक application देखा था and the rest part is here. The second application is deducing the relation among the physical quantities. Okay, the dependence of physical quantity on other quantity, and that time we should know up to 3 physical quantities. मतलब इसको हम एक एग्जांपल से ही समझेंगे, देन यू विल अंडरस्टैंड इट. एंड इसके अगर इसके सिमिलर कोई और एग्जांपल दिया जाता है तो यू कैन कैलकुलेट. मतलब अगर आपको ये जानना है, फिलहाल फॉर दिस लाइक वी हैव टेकन द एग्जांपल ऑफ पेंडुलम. हमें लाइक वी नो दैट पेंडुलम जो होता है तो वो स्विंग करता है, ठीक है. उसकी लेंथ को हम एल एज्यूम करते हैं कि जैसे हमारे पास इस तरह का कोई पेंडुलम है, नीचे बॉब है और यहाँ पे इसका मास m है, लेंथ जो है उसकी l है, स्ट्रिंग लेंथ. एंड हमें पता है कि जब ये ऑसिलेट करता है तो उसका टाइम पीरियड हमारे पास जो लेबोरेटरी में स्टॉपवॉचेस अवेलेबल होते हैं उससे हम मेजर कर सकते हैं. और एक फैक्टर ये भी है कि ये जो है टाइम पीरियड उसका ग्रेविटी पे भी इफेक्ट करता है, ठीक है. दैट इज प्रैक्टिकल पार्ट, दैट सिंपल पेंडुलम का प्रैक्टिकल आई थिंक कोर्स में रहता ही है. सो टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, हाउ इट डिपेंड्स अपॉन द 3 क्वांटिटीज, ठीक है. तो प्रॉब्लम में हमें क्या दिया है, फॉर अ सिंपल पेंडुलम बॉब अटैच्ड टू द स्ट्रिंग दैट ऑसिलेट्स अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी. मतलब एक सिंपल पेंडुलम है जिसमें एक बॉब अटैच किया हुआ है, वो अंडर द ग्रेविटेशनल फोर्स के अंडर ऑसिलेट करता है. टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन डिपेंड्स अपॉन, मतलब जो टाइम पीरियड है ऑसिलेशन का टाइम, वो 3 चीजों पर डिपेंड करता है. फर्स्ट, मास ऑफ द बॉब जिसको हम m से रिप्रेजेंट करते हैं. एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स है तो उसका एक्सेलरेशन भी रहेगा उस पे g पर. एंड थर्ड इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग l. इन 3 चीजों पर हमारा टाइम पीरियड मतलब डिपेंड करता है. लेकिन ये किस वे में डिपेंड करता है, मतलब एक तरह से हम टाइम पीरियड का फॉर्मूला ही डिराइव कर रहे हैं. हमें इतना नॉलेज है कि टाइम पीरियड इन 3 चीजों पर डिपेंड करता है, बट हाउ इट डिपेंड्स, व्हाट इज द फॉर्मूला, ठीक है. तो लेट अस डिराइव फॉर दिस. तो इसके लिए सिंपली हमें क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स T जो है वो डिपेंड करता है, मीन्स इट इज प्रोपोर्शनल टू, हम अभी के लिए मान लेते हैं T इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ L, मास m एंड ग्रेविटेशनल फोर्स G. इन 3 चीजों पर हमारा जो है टाइम पीरियड डिपेंड करता है. नाउ प्रोपोर्शनलिटी के साइन हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट पुट करते हैं. सो वी विल राइट इट लाइक k कांस्टेंट पुट करेंगे, देन रेस्ट ऑफ द टर्म L, m एंड G उनको हम एज इट इज रखेंगे. नाउ विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस हम इसका फॉर्मूला कैसे डिराइव करेंगे. अगर आपने कहीं पे भी अर्लियर पढ़ा है तो आपको इसका फॉर्मूला पता होगा, लेकिन अगर नहीं पता है तो विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस हम इसे डिराइव कर सकते हैं. जैसे कि यहाँ पर हम टाइम है हमारे पास, तो हम टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे और यहाँ पर हमारे पास लेंथ है, मास है और ग्रेविटी है, तो उनका हम डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे. सो लेट अस राइट. फर्स्ट ऑफ ऑल टाइम के लिए हो जाता है m0, l0, t1. तो ये LH इसमें लिख दिया हमने. k कांस्टेंट है. नॉर्मली कांस्टेंट जो होते हैं उन्हें लाइक उनका यूनिट नहीं होता, बट इन फिजिक्स इट इज नॉट नेसेसरी दैट ऑल द टाइम किसी कांस्टेंट का यूनिट नहीं हो. लेकिन फॉर दिस केस हम इस केस के लिए भी मान लेते हैं कि जो हमने की कांस्टेंट एज्यूम किया उसको कोई यूनिट नहीं है. नाउ नेक्स्ट इज लेंथ. तो लेंथ का क्या होगा, लेंथ के लिए l टू द पावर 1, ठीक है. लेकिन हमें ये नहीं पता है, यहाँ पे हम सीधा 1 नहीं लिख सकते l टू द पावर 1, बिकॉज हियर फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसी स्टेप में ये चीज कर लेना चाहिए कि हमें नहीं पता कि टाइम लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है या लेंथ के स्क्वायर के ऊपर या लेंथ के क्यूब के ऊपर, तो हमें ये पता नहीं है. तो वी कैन नॉट राइट सीधा हम l टू द पावर 1 नहीं लिख सकते, लेकिन l टू द पावर हम यहाँ पे लिखेंगे x, m टू द पावर लिखेंगे y और g टू द पावर लिखेंगे z. मतलब t जो है टाइम पीरियड, इन तीनों x, y और z कुछ भी हो सकता है कि उस लाइक वो स्क्वायर भी हो सकता है, क्यूब भी हो सकता है और एनीथिंग एल्स, तो उस वे में उन पर डिपेंड करता है. तो यहाँ पे हम l के ऊपर लिखेंगे x, या फिर हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं सीधा सीधा l टू द पावर
x। मास का फॉर्मूला होता है m टू द पावर y, ठीक है, क्योंकि मास में सिर्फ m ही आएगा। एंड नेक्स्ट इज एक्सेलरेशन। g जो है वो एक ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, तो उसके लिए हमें एक्सेलरेशन का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। तो एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला जो है दैट इज, जो हमने आगे डिराइव भी किया है, दैट इज m0 l1 t माइनस 2। ओके, तो ये एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला है जिसमें l टू द पावर 1 होगा और t टू द पावर माइनस 2 होगा। अब जो एक्सेलरेशन है, सपोज उसकी पावर z है, तो यहाँ पे हम z लिखेंगे। और सिमिलर वे में जहाँ पे यहाँ पे l था तो x और l का मल्टीप्लीकेशन हो गया, तो यहाँ पे z जो है उसका l1 से और माइनस 2 से मल्टीप्लीकेशन होगा, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर टू यू। हमने l1 t माइनस 2 जो टर्म अपीयर हो रहा है एक्सेलरेशन में वो यहाँ पे लिखा है, अब इसका z से प्रोडक्ट करेंगे तो वी विल गेट l टू द पावर z t टू द पावर माइनस 2 ऑलरेडी था, माइनस 2 इंटू z, ठीक है। तो ये जो है हमने बेसिकली, हमें ये नहीं पता कि टाइम पीरियड लेंथ पे, मास पे और ग्रेविटी पे किस वे में डिपेंड करता है। हमने उनके डायमेंशन फॉर्मूला लिखे और एज्यूम किया है वो एक्स वाई जेड के फॉर्म में उस पर डिपेंड करते हैं। नाउ व्हाट वी विल डू, हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। LHS विल बी एज इट इज। यहाँ पे हमने m0 l0, ओके, वी विल कीप इट एज इट इज m0 l0 t1, लेकिन RHS जो है हम उसे थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। जैसे कि RHS में यहाँ पे l है और यहाँ पर भी l है, तो 2 टाइम्स l है और बेस सेम हो जाता है तो पावर का एडिशन होता है। तो यहाँ l टू द पावर x प्लस z हो जाएगा। देन नेक्स्ट इज m, तो m जो है वो सिर्फ एक ही बार है, तो m को हम एज इट इज रखेंगे, m टू द पावर y। एंड लास्ट टर्म इज t टू द पावर माइनस 2z, वो भी एज इट इज है, उसको भी हम वैसे ही रखेंगे क्योंकि दूसरा t है नहीं हमारे पास, सिर्फ l ही रिपीटेड था, तो l के बेस सेम होने की वजह से पावर का हमने एडिशन किया। सो नाउ वी विल हैव LHS में हमारे पास m0 l0 t1 इज इक्वल्स टू RHS में l टू द पावर x प्लस z m टू द पावर y t टू द पावर माइनस 2z। ओके फाइन, इस तरह से हमने फॉर्मूला दे दिया। नाउ अभी हमें क्या करना है, LHS में जो हमारे पास m की पावर है और RHS में जो हमारे पास m की पावर है, पहले उन दोनों को कंपेयर करेंगे। तो LHS में m की पावर है हमारे पास 0 और RHS में हमारे पास m की पावर है y। इट मींस y इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, y की वैल्यू हो गई 0। सेम वे में हम वही चीज करेंगे l के लिए। LHS में l की पावर है 0 और RHS में l की पावर है x प्लस z, विच मीन्स x प्लस z इज इक्वल्स टू 0। तो इससे हमें क्या मिलता है, यहाँ पे हमें y तो 0 मिल ही गया, मतलब y की वैल्यू तो हमारी फिक्स हो गई, लेकिन x प्लस z एक इक्वेशन मिला है, विच मीन्स x प्लस z इज इक्वल्स टू 0, सो x इज इक्वल्स टू माइनस z। ओके, तो हमने अभी तक तीन चीजें फाइंड किया, दो रिलेशन फाइंड किया। पहला तो y इज इक्वल्स टू 0 होगा और दूसरा x इज इक्वल्स टू माइनस z होगा। तो इस तरह से हमें ये वैल्यूज मिल गए। नाउ दो रिलेशन मिल गए और फाइनली एक रिलेशन हमें फाइंड करना है अभी। इन विच ये हमें हमारा रिजल्ट हो गया। अभी यहाँ पे हम t का पावर कंपेयर करेंगे, तो t टू द पावर यहाँ पे LHS में 1 है और RHS में t टू द पावर माइनस z है, सॉरी माइनस 2z है, तो माइनस 2z इज इक्वल्स टू 1, विच मीन्स z की वैल्यू क्या हो गई, माइनस 1.5। सो हमें y मिल गया 0, x मिल गया माइनस z मिल गया माइनस हाफ। अब हमारे पास z की वैल्यू नॉन है, अगर हम इस इक्वेशन में ये z का वैल्यू पुट करते हैं तो हमें x की वैल्यू भी पता चल जाएगी। तो x की वैल्यू हो जाएगी, ऑलरेडी एक नेगेटिव साइन है, माइनस हाफ, मतलब x की वैल्यू हो गई 1.5। तो इस तरह से हमें तीनों वैल्यूज मिल गए, y is equals to 0, then x is equals to half and z is equals to minus half। ठीक है, तीनों रिजल्ट हमने ऑब्टेन कर लिए।
पावर हो जाएगा z, मतलब कि -12। तो इस तरह से हमें t और बाकी के 3 वेरिएबल का रिलेशन इस तरह से मिलता है। अगर इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करें तो वी विल गेट टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू k एज इट इज रहेगा l रेस्ट टू द हाफ और m रेस्ट टू 0। m रेस्ट टू 0 किसी का भी पावर जब भी 0 होता है दैट इज ऑलवेज 1, तो 1 लिखे ना लिखे दैट डजंट मैटर। l टू द पावर हाफ और g टू द पावर -हाफ। अगर इस -हाफ g टू द पावर -हाफ को अगर हम डिनोमिनेटर में लिखे तो वो हो जाएगा g टू द पावर हाफ। सो अल्टीमेटली वी हैव गॉट द फॉर्मूला। हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं √L/G। एंड इफ यू हैव लर्न, आपको अगर प्रीवियसली कहीं 9th क्लास में कहीं ये फॉर्मूला पता है तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ पेंडुलम। यहाँ पे बस k की वैल्यू जो होती है वो होती है 2π √L/G। सो दिस इज हाउ वी ऑब्टेन विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस हम कोई फॉर्मूला ऑब्टेन कर सकते हैं अगर हमें वेरिएबल्स की डिपेंडेंसी जो है उस पर्टिकुलर क्वांटिटी पर पता है। ओके, वैल्यू ऑफ कांस्टेंट k नॉट बी ऑब्टेन थ्रू दिस मेथड। तो इस मेथड का एक ड्रॉबैक ये है कि हम किसी कांस्टेंट की वैल्यू इससे ऑब्टेन नहीं कर सकते। प्लस डायमेंशनलेस क्वांटिटी कैन नॉट बी ऑब्टेन थ्रू दिस मेथड। मतलब कोई भी ऐसी क्वांटिटी है अगर कि वो डायमेंशनलेस है तो भी हम इस मेथड की हेल्प से वो फाइंड आउट नहीं कर सकते। ओके, so this was our chapter 2 and this was last topic. Please practice numericals of exercise, and by next lecture we'll start chapter 3.